नमस्कार, आज है 28 अप्रैल, दिन सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और मैं हूँ मोहनलाल शर्मा। पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पर मौजूद था जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। जम्मू कश्मीर में हमले की घटना के बाद अब क्या कुछ हो रहा है, करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। पहलगाम में अब आहिस्ता आहिस्ता जो है जिंदगी लौट रही है, लेकिन पूरी तरह से अभी जो माहौल पहलगाम में जो रौनक रहती थी, जो खचाखच भीड़ रहती थी वहाँ के पार्क्स में, वहाँ के मेडोज में, तो उस तरह का माहौल अभी वहाँ पर नहीं है। कनाडा में आज हो रहा है मतदान। जानेंगे किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है चुनाव और किसका है पलड़ा भारी। President Trump's trade war has literally ruptured the global economy and लेकिन सबसे पहले अहम खबरें मोहनलाल शर्मा से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ 3 दिनों के लिए अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है। रूस के मुताबिक ये युद्ध विराम 8 मई की सुबह से शुरू होकर 11 मई तक जारी रहेगा। अब तक यूक्रेन ने इस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रूस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अगर यूक्रेन युद्ध विराम तोड़ता है तो रूसी सेना उसका कड़ा जवाब देगी। साथ ही रूस ने अपने बयान में कहा कि वो एक बार फिर से ये घोषणा कर रहा है कि वो बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है, जिससे यूक्रेन संकट की मूल जड़ को खत्म किया जा सके। इससे पहले रूस ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की थी। इसराइल ने गजा और वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों को मानवीय मदद पहुंचाने की अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाई है या नहीं, इसे लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज 5 दिनों तक चलने वाली सुनवाई शुरू हुई है। एक मुख्य फलस्तीनी अधिकारी अम्मार हिजाजी ने कोर्ट से कहा कि इसराइल गजा में मानवीय मदद जाने पर लगाई रोक का इस्तेमाल जंग के हथियार के तौर पर कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी फलस्तीनी के पास पीने का पानी नहीं है और गजा में मौजूद यूएन के स्टोर्स खाली हो चुके हैं। इसराइल ने अपने बचाव में कोर्ट के समक्ष एक लिखित बयान पेश किया, लेकिन यरूशलेम में इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा, This case is part of a systematic persecution. ये सुनवाई इसराइल को बदनाम करने की मुहिम का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये इसराइल के व्यवस्थित तरीके से उत्पीड़न और उसे अवैध ठहराने का मामला है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली का राजनीतिकरण और गलत इस्तेमाल है। किसी भी देश को इसराइल की तरह अदालत के सामने इतनी बार नहीं लाया गया। किसी भी देश को इतने दोहरे मानदंडों का सामना नहीं करना पड़ा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को सैन्य मदद देने के लिए उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का धन्यवाद किया है। इसके कुछ घंटों पहले उत्तर कोरिया ने पहली बार पुष्टि की थी कि उसने यूक्रेन में रूस की ओर से लड़ने के लिए अपनी सेना भेजी है। उन्होंने दावा किया कि उनके सैनिकों ने नेता किम जोंग उन के आदेश पर कुर्स्क सीमा क्षेत्र को पूरी तरह से मुक्त कराने में रूसी सेना की मदद की। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस कभी भी उत्तर कोरिया के उन सैनिकों की वीरता को नहीं भूलेगा। पश्चिमी देशों के अधिकारियों का मानना है कि यूक्रेन में कम से कम 1000 उत्तर कोरियाई सैनिक जान गंवा चुके हैं। बेल्जियम में यूरोपीय संघ की प्रवक्ता अनीता हिप्पर ने कहा कि जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल दिखाता है कि रूस के पास कितने कम सहयोगी देश बचे हैं। This sends a very clear message. Russia is not interested in peace. On the contrary, अनीता हिप्पर कह रही हैं कि इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि रूस शांति में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वहीं इसके उलट रूस यूक्रेन को दबाना चाहता है और वो इसके लिए हर संभव मदद लेने को तैयार है, उन देशों से भी जो कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। इससे बस ये दिखता है कि वो कितने अलग थलग पड़ चुके हैं। हमने उन्हें प्रतिबंधों और बाकी तरीकों के इस्तेमाल के जरिए कितना कमजोर कर दिया है। भारत और फ्रांस ने सोमवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इन विमानों की कुल कीमत करीब 64,000 करोड़ रुपए होगी। भारत ने ये विमान फ्रांस की रक्षा कंपनी दसा एविएशन से खरीदा है ताकि उन्हें आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जा सके। स्पेन और पुर्तगाल के बहुत से हिस्से बिजली की भारी कटौती से जूझ रहे हैं। बिजली न होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, संचार और कई उद्योग प्रभावित हैं। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि यह समस्या किस कारण हुई है। स्पेन के पावर ग्रिड ऑपरेटर ने कहा कि वो बिजली की आपूर्ति बहाल करने के लिए ऊर्जा कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं एक समाचार सम्मेलन में
मैड्रिड की सरकार के अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आपातकालीन योजना लागू करने जा रही है। पहलगाम हमले की घटना के बाद आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। इस सत्र को बुलाने का मकसद इस घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पास करना था। सत्र की शुरुआत में मौन रखकर इस हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने 3 पेज का ये प्रस्ताव रखा और इसमें कहा गया कि इसका मकसद इस राष्ट्र और जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक सद्भाव और प्रगति को बाधित करने की कोशिश करने वालों के नापाक इरादों को पूरी तरह से हराना है। इस प्रस्ताव का सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक सुर में समर्थन किया। शाहिद जी बिल्कुल। और सदन में जो है इस प्रस्ताव पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बहुत कुछ कहा है। उनके बयान बहुत चर्चा में भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास शब्द नहीं है कि वो क्या कहकर पीड़ितों से माफी मांगे। उस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पर मौजूद था जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं, ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन तब भी यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनके पास शब्द नहीं है कि आखिरकार वो क्या कहकर उन पीड़ितों से माफ़ी मांगे और किया जाए तो क्या किया जाए। लेकिन साथ ही उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ की और कहा कि एक सुर में उन्होंने सबने इसकी निंदा की और कहा कि लोगों के सड़कों पर निकलने में किसी सरकार का हाथ नहीं था। खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना। लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की, कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम, ये आपने जिसके लिए भी किया हो मेरे लिए नहीं किया। और ये लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं है। उधर विधानसभा में हमले की निंदा का प्रस्ताव पास करने की नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने भी बहुत तारीफ की है। बहुत अच्छी बात है जहां पे बहुत देर के बाद 36 साल लगे इस आतंकवाद की लड़ाई में जम्मू कश्मीर की जनता को एकजुट होने के लिए, और जहां पे आज विधानसभा ने भी एकजुट होकर प्रस्ताव पारित किया, ये अच्छी। तो ये थे सुनील शर्मा। वहीं पहलगाम हमले की घटना पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जयपुर में एक रैली में भाषण दिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कहा कि हमले की घटना के बाद हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी नहीं आए। हमने ये कहा कि तुरंत सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहिए और हमको ये सरकार को हमने ये भी कहा इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो।
तो ये थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी के जो नेता हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कांग्रेस नेताओं के बयानों का जिक्र किया और कहा कि जो भी कांग्रेस के नेता यहाँ बोलते हैं उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से एक प्रश्न पूछा। मित्रों, हमें 2-3 सवाल खड़े करने हैं। क्या राहुल जी और खड़गे साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो? और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? और आप क्या कर रहे हैं? ये तो राजनीति और राजनेताओं की बात हुई मोहन। बात करते हैं जमीन पे क्या चल रहा है, ग्राउंड पे क्या चल रहा है। पहलगाम हमले के बाद जो है जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है, इसी की जानकारी के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता माजिद जहांगीर से बात की। हाँ, देखिए, पहलगाम से आज हम लौट कर आ गए। जिस दिन वहाँ घटना हुई थी तो उस दिन से हम लगातार पहलगाम से जो है रिपोर्ट कर रहे थे। वहाँ चीजों को मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो पहलगाम में अब आहिस्ता आहिस्ता जो है जिंदगी लौट रही है, लेकिन पूरी तरह से अभी जो माहौल पहलगाम में जो रौनक रहती थी, जो खचाखच भीड़ रहती थी वहाँ के पार्क्स में, वहाँ के मेडोज में, या वहाँ के जो दुकानें खुली रहती थी, तो उस तरह का माहौल अभी वहाँ पर नहीं है। कुछ दुकान जरूर आज खुले थे वहाँ पे, कुछ दुकानें बंद भी थी। और एक मायूसी अभी भी है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी मायूसी है, काफी डर है उन लोगों के अंदर। तो इस दौरान आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया था इसी पहलगाम अटैक के हवाले से, और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और एलजी जितने भी लोग थे उन्होंने बुलाया था। तो वहाँ पे सीएम ने यूनिवर्सली एक रेजोल्यूशन पास किया। अभी इस मामले में सुरक्षा बल को लेकर क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस मामले में, इस पर थोड़ा बताएं। हाँ बिल्कुल, जरूर गिरफ्तारियां डे 1 से गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं और पुलिस ने खुद भी कई रिपोर्ट्स में ये एडमिट किया है कि उन्होंने जो है कुछ रिपोर्ट्स तो ये बताया गया है कि सैकड़ों लोगों को जो है डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है अक्रॉस द कश्मीर, खासकर साउथ कश्मीर में। और हमारी भी कई लोगों से बात हुई जिन्होंने कहा कि उनके रिश्तेदार या उनके दूर दराज के जानने वाले या जो ताल्लुक में है उनके, तो उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरे घटनाक्रम के बाद, हमले के बाद कुछ घरों को तोड़ने के मामले सामने आए हैं, उस पर आपने पड़ताल भी की है, थोड़ा विस्तार से बताएं क्या है वो मामला। हाँ देखिए, ये पहली बार जब से कश्मीर में चरमपंथ 90s में शुरू हुआ तो फिर जो घर तोड़े गए, ये पहली बार कश्मीर में हुआ है कि जो चरमपंथियों के पुलिस के मुताबिक जिन लोगों के घर तोड़े गए वो एक्टिव चरमपंथी है, उन्होंने चरमपंथी सफों में शमूलियत की है। उनमें कुल संख्या 10 घरों की है और उनमें से केवल एक ऐसा चरमपंथी है जिसकी पुलिस ने ऑफिशियली तौर पर घोषणा की है कि उसका नाम आदिल हुसैन ठूकर है और उसका एक स्केच जारी किया गया अनंतनाग पुलिस की तरफ से। और रिवार्ड की भी बात उस पोस्टर में लिखी गई है जो अनंतनाग पुलिस ने जारी की। 20 लाख का इनाम उनके सर पर रखा गया है और उसके साथ 3 लोगों का स्केच जारी किया गया था। एक स्थानीय आदिल हैं और 2 पाकिस्तानी बताए गए हैं जिनके स्केच जारी किए गए हैं। तो इस तरह से जो 9 लोग और हैं कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये घर गिराए गए। ये टोटल 10 घर हैं, एक आदिल का और उसके बगैर 9 घर हैं। अच्छा। तो ये कार्रवाइयां ज्यादातर रात के दौरान की गई और जिन लोगों से हमारी बात हुई, जिन घर वालों के पास हम गए, और उनका ये कहना था कि पूरे रात के अंधेरे में फौज और पुलिस आई, उसके बाद घर वालों को वहां से निकाला गया और उसके बाद आईडी से उन मकानों को उड़ा दिया गया। परिवार वालों से हमारी बात हुई और उनका ये कहना था कि हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, कोई 4 साल पहले गायब हो गया, कोई 8 साल पहले गायब हो गया और उसके बाद हमारी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, हमारी उनसे कभी बात नहीं हुई। देखिए, शहजाद जो आदिल की माँ है वो अनंतनाग में उनका घर है गुरी इलाके में, तो वहाँ हमारी बात हुई उनकी माँ से, शहजादा बानू से। तो देखिए उन्होंने क्या कहा शहजादा बानू की और शहजादा बानू ने। बराबर 12:30 फौज यम खुद गोन फौज बन माफी हेवन। रात के 12:30 बजे तक सेना और पुलिस के लोग यहाँ मौजूद थे। मैंने उनसे माफी मांगते हुए कहा कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, पूछा कि हमारी क्या गलती है, लेकिन उन्होंने मुझसे चलने को कहा और हमें दूसरे घर में भेज दिया। रात को जोरदार माइन ब्लास्ट हुआ, पूरे मोहल्ले को 100 मीटर दूर रहने के लिए कहा गया।
सभी लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। कुछ लोग सरसों के खेत में चले गए और कुछ ने अन्य घरों में शरण ले ली। हमारे घर में उस समय कोई नहीं था। मेरे दोनों बेटे और पति को पुलिस ने बंद कर दिया है। हमारे पास कोई सहारा नहीं बचा है। हम मजदूरी करने वाले लोग हैं। हमारा बेटा 2018 से लापता है। हमें नहीं पता वो कहाँ है और उसका खुदा ही जानता है कि वो जिंदा है या नहीं। और आदिल के घर जाने के बाद हमने फिर कुलगाम का रुख किया। मतलहमा उस गांव का नाम है जहां एक और कथित चरमपंथी जाकिर अहमद का घर भी गिराया गया है। और हमने उनके परिवार वालों से बात की और उनकी बहन रुकैया ने हमसे ये कहा, हमारे लिए वो तभी मर गया था जब घर से निकला था। इस समय हमें नहीं मालूम है कि वो जिंदा है या नहीं। हमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। आज परिवार पर बहुत जुल्म किया गया है। मेरे 2 और भाई पुलिस की हिरासत में हैं। मेरे चाचा का इकलौता बेटा भी बंद है। जाकिर को परिवार का समर्थन नहीं है। मैं कहती हूँ कि वो जहाँ भी है उसे पकड़कर खत्म कर दिया जाए। हम हाथ जोड़कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। और उसको लेकर के जब ये 10 घर गिराए गए तो कल फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने और पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की जो अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती, तो उन्होंने इस पर सवाल उठाए पुलिस और फौज की इस कार्रवाई पे। हालांकि पुलिस, फौज या एलजी ऑफिस से इस पर कोई ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया है कि ये घर क्यों तोड़े गए या क्या मकसद था। जबकि हमने पुलिस तक रीच आउट करने की कोशिश भी की कि उनसे इस मामले पर जवाब लिया जाए कि ये क्या हो रहा है और ये कौन लोग हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है आदिल के बगैर जो 9 घर हैं। तो लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई जवाब हमें नहीं मिला। कानून के जानकार जो कश्मीर में हैं तो उनसे भी हमारी बात हुई इन मकानों को गिराने को लेकर के। तो उन्होंने काफी सवाल उठाए इस पूरी कार्रवाई पर और इस पर हबील इकबाल जो एक वकील हैं और कानून के जानकार हैं, तो उन्होंने हमारे साथ जो गुफ्तगू की और सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, This is clear contempt of Supreme Court recent judgment. And in fact, more than that, जो भी law of the land है, Supreme Court ने clearly कहा है कि they have talked about demolitions. उन demolitions में फिर भी कोई notice जाती थी, मतलब कम से कम कुछ तो होता था कि एक दिन पहले notice जाती थी या notice नहीं भी जाती थी तो कम से कम in broad daylight एक demolition होता था। उसको भी Supreme Court ने कहा कि this is collective punishment and this is not permissible under any law. Supreme Court ने clearly इसको कहा है कि this is collective punishment. तो ये थे श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता माजिद जहांगीर। और आपको बता दें कि पहलगाम हमले से जुड़ी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए आप bbchindi.com पर आ सकते हैं। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchindi.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब पॉडकास्ट के दूसरे पड़ाव में बात होगी कनाडा के चुनाव की। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा मोहन कि ये कार दुर्घटना हुई है कल कनाडा में और चुनाव से ठीक पहले हुई है और ये कनाडा के वैंकूवर में हुई है। और ये 27 अप्रैल को लापू लापू नाम का एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था। इसी दौरान ये घटना हुई। कार एक भीड़ में घुसती चली गई जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में एक 5 साल की बच्ची भी शामिल है। इस मामले में अब तक एक संदिग्ध गिरफ्तारी हो चुकी है जिसकी पहचान 30 साल के काईजी एडम लो के तौर पर हुई है। और वैंकूवर पुलिस के मुताबिक 100 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी इस घटना की जांच में लगे हुए हैं। तो ये तो बात हुई उस घटना की, लेकिन अब बात करते हैं जो सबसे अहम घटना है, यानी कि कनाडा के आम चुनावों की बात हम करेंगे। और कनाडा में आज वोटिंग हो रही है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटना का हो जाना, क्या इसका असर चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा, उसके परिणामों पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वोटिंग फिलहाल जारी है और इस बार सीधी टक्कर सत्ताधारी लिबरल पार्टी और मुख्य विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में है। लिबरल्स की तरफ से जहां कनाडा के प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी चुनाव मैदान में है, वहीं कंजर्वेटिव की ओर से 45 साल के
पियरे पोलिवियरे उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मार्च तक पोल्स में कंजर्वेटिव को बढ़त मिलती नजर आ रही थी, लेकिन अप्रैल में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आने का उनका रास्ता थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देने लगा। इसमें एक बड़ा रोल पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे का रहा। तो दूसरा पहलू था ट्रंप फैक्टर रहा। ट्रंप ने जिस तरीके से आने के बाद, सत्ता संभालने के बाद कनाडा को निशाना बनाया है और टैरिफ लगाया है, लेकिन कनाडा की जो सत्ता है मोहन, वो बीते एक दशक से लिबरल पार्टी के हाथों में रही है और अब 10 साल बाद यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक ये है कि आखिर कौन सा प्रत्याशी कनाडा के लिए डोनाल्ड ट्रंप के बदले रुख और कारोबारी धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी ने अपने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ट्रंप को लेकर ये कहा, President Trump's trade war has literally ruptured the global economy and तो मार्क कार्नी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया है और उन्होंने अपने पड़ोसी, अपने करीबी दोस्त और सहयोगी कनाडा को धोखा दिया है। वक्त है कि हम देश के तौर पर एक साथ आएं, क्योंकि हमें लड़ना है, खुद को बचाना है और नए सिरे से इसे बनाना है। तो ये तो बात हो गई मार्क कार्नी ने जिस तरीके से कहा, लेकिन जमीनी हकीकत मुद्दों को जानने के लिए सीधा रुख करते हैं टोरंटो का, जहां मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता सरबजीत धालीवाल और उनसे सीधा सवाल। और पहला सवाल ये है सरबजीत आपसे कि आप हैं वहां पर, अभी टोरंटो में सुबह हुई है, वोटिंग शुरू हो गई है, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? देखिए, अभी वोटिंग शुरू जो हुई है, थोड़ा टाइम हुआ है, लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। पर जैसे भारत में हमने देखा होता है कि सुबह सुबह लोग वोट डालने के लिए आते हैं और लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं पोलिंग बूथ के आगे। कनाडा में ऐसा कुछ नहीं है, लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं आराम से और अपना घर जा रहे हैं। क्योंकि दूसरी बात ये है कि आज सोमवार का दिन है यहाँ पर, और सोमवार जो है वो वर्किंग दिन है, तो इसलिए लोग सुबह सुबह आके वोट डाल रहे हैं। और शाम को भी, क्योंकि वोटिंग आवर्स है, जो समय है वो बहुत ज्यादा है, 9:30 बजे तक जो है, रात 9:30 बजे तक आप वोट डाल सकते हो। और इसमें एक चीज अहम ये भी है, क्योंकि कनाडा बहुत विशाल मुल्क है, 6 टाइम जोन है अलग अलग। उसमें सबसे पहले जो वोटिंग है वो नोवा स्कॉशिया में शुरू हुई, उसके बाद ओंटारियो में, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और जो वोटिंग का समय जो समाप्त होगा वो एंड में जाके वो होगा ब्रिटिश कोलंबिया में। और अभी जो है बहुत शांतमय तरीके से वोट डालते हैं लोग यहाँ पर, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, सिर्फ गत्ते के पेपर रखे होते, उसमें जाके आप अपना बैलेट बोर्ड से जो है उसमें डाल सकते हैं। सरबजीत, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जिस तरह से चुनाव होते हैं, छुट्टी होती है, मतदान का अधिकार का सब इस्तेमाल करते हैं, और कनाडा में छुट्टी नहीं है, वर्किंग डे है। मुद्दे क्या हैं? देखिए, इन चुनाव में काफी अहम मुद्दे हैं। सबसे अगर मैं बात करूं स्थानीय मुद्दे के अलावा, जो देश के मुद्दे हैं, उसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, वो मुद्दा काफी अहम है। और पहले जो एक स्टेटमेंट आई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, कि हम जो है कनाडा को अपने में शामिल कर लेंगे, एक अपना स्टेट बना देंगे इसको, वो मुद्दा अंत तक छाया रहा है। और मार्क कार्नी की जो रैली थी, जहाँ पे हम गए भी थे यहाँ पे टोरंटो में, तो उन्होंने भी कहा कि हमें स्ट्रॉन्ग जो है कनाडा बनाना है। वो यही उनकी चुनाव की टैगलाइन है कि कनाडा जो है वो इंडिपेंडेंट मुल्क है और उसकी अपनी जो है क्षमता इतनी है और हमें स्थिर सरकार चाहिए। 2015 से लिबरल सरकार है यहाँ पर इस वक्त जो स्थान, अगर हम मुद्दों की बात करते हैं, यहाँ पर एक टैरिफ का मुद्दा तो है ही है। तो जो देश के इंटरनल मुद्दे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है घरों का संकट है, महंगाई का मुद्दा है, कनाडा की अर्थव्यवस्था को लेकर है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर कनाडा में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो है वो यहाँ पे बसे हुए हैं, माइग्रेंट जो है वो उस कंट्री के तौर पर जाना जाता है। तो जो खास तौर पर जो जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार थी, उसको लेकर कनाडा की जो दुनिया भर में जो मुखालफत हो रही थी, अब जो है मार्क करने के आने के बाद जो है यही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े रहे हैं, लंबा तजर्बा है उनका। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कंजर्वेटिव की, तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठाया वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया है, कनाडा की अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया है, घरों का मुद्दा उठाया है। तो मुख्य मुकाबला जो है वो कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी में है। पर साथ ही साथ अगर हम एनडीपी की बात करें, जिसके जो पार्टी हेड है वो जगमीत सिंह है, तो जगमीत सिंह की पार्टी भी काफी निर्णायक उसमें है। ग्रीन पार्टी है, ये छोटी छोटी पार्टियां भी बहुत ज्यादा कनाडा की पॉलिटिक्स में जो है अहमियत रखती हैं। हाँ, आप कनाडा की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, कनाडा की राजनीति में भारत का बहुत बड़ा, भारत के जो प्रवासी वहाँ पर रहते हैं, जो सिख कम्युनिटी है, उसका बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। उनके लिहाज से मतलब इस इलेक्शन में इंडिया फैक्टर कितना बड़ा है?
देखिए, ये जो काफी अहम आपने सवाल पूछा, और ये बात भी हैरानी जनिक है कि इतने भारत में जो है पंजाबी इलेक्शन नहीं लड़ते। अगर हम पंजाब की बात करें, उसको छोड़ के बात करें, तो यहाँ पर जो है इस वक्त अगर मैं बात करूं सिख कम्युनिटी की, तो 65 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। 2021 में 17 जो एमपी थे वो चुन के पहुंचे थे हाउस ऑफ कॉमन्स में। इस बार जो गिनती है वो कितनी रहती है ये काफी अहम होगी, बढ़ती है या कम होती है, पर जो ताल ठोक रखी है वो सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने उतारा। और किसी में ओंटारियो में, तो यहाँ पर कई सीटों में जो मुकाबला है वो आपस में ही भारतीयों के बीच में है, मतलब पंजाबियों के बीच में है। ब्रैम्पटन हुआ, मिसागा हुआ, और उधर हम जाते हैं अगर बीसी में जाते हैं तो उस तरफ अगर हम देखते हैं तो सरी है, वैंकूवर है, एडमिंटन जो है इनका स्टेट प्रोविंस है। तो अगर मैं 10 इनके प्रोविंस में से 7 प्रोविंसों में जो है वोट सरकार मतलब डोमिनेट जो करते हैं वो पंजाबी कम्युनिटी करती है, इसलिए हर राजनीतिक पार्टी की नजर जो है इस कम्युनिटी पे रहती है। महज 2% है यहाँ पर, जो अगर कनाडा की टोटल पॉपुलेशन के उस पे हिसाब पे बात करें, पर क्योंकि पंजाबी यहाँ पर बिजनेस में काफी डोमिनेट करते हैं, 100 साल से ज्यादा यहाँ सत्ता में भी डोमिनेट करते हैं जी। हाँ, सत्ता में भी डोमिनेट करते हैं जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो चलिए आप इन चुनावों पर अपनी नज़र बनाए रखें, और आने वाले प्रोग्राम में यानी कि दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में भी हम आपके पास आते रहेंगे। लेटेस्ट इस वोटिंग के बाद कौन सत्ता में आता है ये भी इस पर नज़र रहेगी। तो सरबजीत, बहुत बहुत शुक्रिया दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में लाइव जुड़ने के लिए। तो मोहन, आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो आपको मेंटेनेंस चार्ज भी देना होता है। देते हैं, और बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कि मेंटेनेंस चार्ज पर जो है आप जीएसटी भी भरना पड़ सकता है। बिल्कुल भरते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मेंटेनेंस चार्ज पर ये जीएसटी के नियम क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो मैं बताऊं या प्रेरणा से सुने? बिल्कुल, पैसा वसूल में प्रेरणा से सुनते हैं। ऐसे लोग जो हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं उन सभी को सोसाइटी के रखरखाव या मेंटेनेंस के लिए कुछ रकम देनी होती है। इसे आमतौर पर मेंटेनेंस चार्ज कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मेंटेनेंस चार्ज पर फ्लैट या मकान मालिकों को जीएसटी भी भरना पड़ सकता है, वो भी 18% के हिसाब से। तो मेंटेनेंस चार्ज पर क्या है जीएसटी के नियम, पैसा वसूल में आज बात इसी पर। तो अगर आप भी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो आपको ऐसे नियमों की जानकारी होनी चाहिए कि किन स्थितियों में मेंटेनेंस चार्ज पर जीएसटी लगता है। तो इसकी 2 शर्तें हैं। पहली कि सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज वसूलने का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक हो, और दूसरा सोसाइटी के मेंबर हर महीने मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 7,500 रुपए या उससे ज्यादा का पेमेंट करते हो। इन दोनों शर्तों के पूरा होने पर ही मेंटेनेंस चार्ज पर 18% की दर से जीएसटी वसूला जाएगा। अगर इनमें से कोई एक शर्त पूरी होती हो और दूसरी नहीं तो जीएसटी नहीं लगेगा। मसलन अगर सोसाइटी या आरडब्ल्यूए का सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है लेकिन सोसाइटी मेंबर्स का मंथली मेंटेनेंस चार्ज 7,500 रुपए से कम है तो इस स्थिति में जीएसटी नहीं देना होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी सीबीआईसी का सर्कुलर कहता है कि सोसाइटी या आरडब्ल्यूए का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना तो अनिवार्य है, लेकिन सोसाइटी उसी स्थिति में जीएसटी भरेगी अगर उसके मेंबर्स का मेंटेनेंस चार्ज 7,500 रुपए से अधिक होगा। अब सवाल ये है कि जहां मेंबर मेंटेनेंस चार्ज 7,500 रुपए से अधिक दे रहे हैं उन पर जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगी, तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर सोसाइटी में मेंबर्स का मंथली मेंटेनेंस चार्ज 9,000 रुपए है तो 18% की जीएसटी पूरी रकम यानी 9,000 रुपए पर वसूली जाएगी, ना कि 9,000 से 7,500 घटाकर यानी 1,500 रुपए पर। एक और बात, अगर किसी व्यक्ति के एक ही अपार्टमेंट में 2 या इससे अधिक फ्लैट हैं तो उसका मेंटेनेंस चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसके जवाब में फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना है कि आमतौर पर सोसाइटी या आरडब्ल्यूए में हर फ्लैट या मकान का मालिक उसका मेंबर होता है, तो फ्लैट के मेंटेनेंस चार्ज की सीमा फ्लैट वाइज ही देखी जाएगी। मसलन अगर किसी शख्स की सोसाइटी में 2 फ्लैट हैं और हर फ्लैट का मेंटेनेंस चार्ज 7,000 रुपए है तो कुल मेंटेनेंस चार्ज उसे भले ही 14,000 रुपए चुकाना होगा, लेकिन ये जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ मंथली मेंटेनेंस चार्ज प्रति मेंबर 7,000 रुपए ही है। उम्मीद है मेंटेनेंस चार्ज पर जीएसटी के फंडे को आप समझ गए होंगे। पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना ही।
तो ये था पैसा वसूल का ये एपिसोड। कभी कभी आपको लगता होगा कि करंट अफेयर्स के हम इस प्रोग्राम में ये थोड़ा सा अलग सा हटके नज़र आता है, सुनाई देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जानकारी हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही बताना ये भी ज़रूरी है कि हमारा एक नया पॉडकास्ट कहानी ज़िंदगी की सीज़न 3 जो कि इसी शुक्रवार को लॉन्च हुआ है, इसका पहला एपिसोड मेरे ख्याल से आप देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुना है तो महेश भट्ट ज़िंदगी के ज़ख्म राज का पूरा सारांश ये पॉडकास्ट पेज पर है। इस हफ्ते जो आज लॉन्च हुआ है यानी कि दुनिया जहान, वो उसका जो विषय है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आखिरकार चाहते क्या हैं, और कल जो विवेचना आई थी उसकी हेडलाइन थी यानी कि वो था मोहम्मद शाह रंगीला जिससे नादिर शाह ने छीना था कोहनूर। तो ये लगातार पॉडकास्ट आपके पास हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से आप जब चाहे जब मन करे कहीं भी डाउनलोड करना चाहें आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हफ्ते के 5 दिन हम आते हैं आपके पास करंट अफेयर्स यानी कि दिन भर पूरा दिन पूरी खबर लेकर। आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया और प्रोडक्शन में सहयोग कर रही थी अदिति शर्मा। मुझे और मोहम्मद शाहिद को दें इजाजत। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। कल मुलाकात होगी। नमस्कार।